बरगद के पेड़ पर उल्टी लटकी हुई वो शैतान खबीस औरत कौन थी? आइए आपको सुनाते हैं दिल को दहला देने वाली ये भयानक दास्तान। किस्मत कीजिएगा। रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था, वीरानियत हर सू थी। आबादी से पहले कस्बे का कब्रिस्तान भी था। इसी हौलनाक खामोशी में सोती हुई जमीन पर तेजी से बढ़ते हसन के कदम अपने घर की तरफ रवा दवा थे। हसन को अपनी नौकरी से 3 दिन की छुट्टी मिली थी। सुबह का वो इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए बस स्टॉप से बस पकड़कर बैठ गया। लेकिन बस में वो सो गया था, इसलिए आगे निकल गया। स्टॉप पर उतरते ही उसे याद आया, आखिरी तांगा रात 8 बजे निकल जाता है और अब तो रात के 10 बज गए थे। अब या तो उसे फजर तक बस स्टॉप पर इंतजार करना था या पैदल ही 3 घंटे का सफर तय करना था। हसन ने 2 मिनट में घर जाने का फैसला किया, यानी 3 घंटे की मुसाफत वो तय करना चाहता था और बैग उठाकर चल पड़ा। अब वो छोटा सा मैदानी रास्ता नाप रहा था, जिसके बाद सीधे हाथ की तरफ कब्रिस्तान की टूटी फूटी दीवार के बाद उसके कस्बे के घर शुरू हो जाते थे। एकदम आसमान में शदीद बिजली कड़की तो उसका ध्यान एक बार फिर आसपास के माहौल की तरफ हो गया। उसने चौंक कर नजर उठाकर ऊपर देखा। आसमान की एक तरफ बिल्कुल स्याही थी और दूसरी तरफ काले काले साए गर्दिश कर रहे थे। जहां एक तरफ जगमगाते तारे थे तो दूसरी तरफ उसी आसमान पर दायरे की शक्ल में उसे अजीब और गरीब मखलूकात के साए घूमते नजर आ रहे थे। उन सायों के मुंह जमीन की तरफ थे और उनके मुंह से सुर्ख रंग की कोई चमकती चीज निकल रही थी। किसी अजनबी अंदेशे से उसका दिल कांप उठा। वो तेज रफ्तारी से कदम बढ़ाने की जगह अब बाकायदा दौड़ने लगा। उसके भागते ही आसमान से सुर्ख रंग के बड़े बड़े गोले तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगे। थोड़ी ही देर में हसन ने खुद को उन शोलों में घिरा हुआ पाया। उनकी हिद्दत से और गर्माहट से खुद को पिघलता हुआ महसूस कर रहा था। उसे अपनी मौत बिल्कुल करीब नजर आ रही थी। अचानक सामने उसे एक छोटी सी अजीब और गरीब जिसामत की बच्ची दिखाई दी, जो शायद 4 फुट लंबी, लेकिन एक पांव था उसका जिस पर वो आराम से खड़ी थी। गौर से देखने पर अंदाजा हुआ उसका एक हाथ उसकी जिसामत जितना लंबा था और वो हाथ शायद इतना लंबा था कि वो बेहद करीब की कोई चीज उठा सके। वो हसन की तरफ टिकटिकी बांधे निहायत खामोशी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन ये क्या, बच्ची का इकलौता पांव तो बिल्कुल रुका हुआ था, साकित था। तो क्या वो बच्ची हवा में उड़ रही थी? हसन ने उसे देखकर मारे हैरत के और डर के अपना सांस रोक लिया। वो लड़की अभी हसन को घूर रही थी, लेकिन अब उसकी आंखें हसन से हटकर बरगद के दरख्त पर टिक गई। हसन ने डरते डरते बच्ची की निगाहों को देखा और इसी सिम देखा तो बरगद के दरख्त की झुकी शाख पर एक बुढ़िया उल्टी लटकी हुई हसन को अपनी सर्द आंखों से घूर रही थी। वो सफेद लिबास पहनी हुई थी जो उसके कमजोर जिस्म से खाल की तरह चिपका हुआ था। सर बिल्कुल साफ और जाते चांद की मामूली रोशनी में बालों के बिना काफी नुमाया था। तोते की तरह लंबी नाक थी जो आगे को मुड़ी हुई थी। काफी बड़ा मुंह था, जैसे किसी ने तेज धार छुरी से होठों को चीर दिया हो। उसके मुंह से झांकते पीले दांत
उभरी हुई गालों की हड्डियों की मालिक, उसकी तनी हुई भवें कुछ अजीब सी लग रही थी, तो उनके नीचे गैर मामूली आंखें जो बहुत बड़ी बड़ी थी, अंधेरे में भी चमक सी रही थी। बगौर देखने पर एहसास हुआ आंखों की जगह दो गहरे गड्ढे थे। हसन की बेसाख्ता चीख निकल गई। उसकी खौफ में डूबी हुई चीख को सुनकर बुढ़िया का मुंह मजीद फैल गया, जैसे उसने उसकी चीख से मजा लिया हो। अचानक बुढ़िया का एक हाथ हवा में बुलंद हुआ और बिल्कुल करीब लाकर उस हाथ को उसने अपनी उंगली से इशारा किया हसन को। हसन का सारा बदन पसीने से भीग चुका था। सांस बुरी तरह से फूल रहा था कि उसको मियाऊं की आवाज आई। निहायत ही करीब एक काला बिल्ला उसको उसी तरह घूर रहा था जैसे वो बच्ची और वो बूढ़ी शैतान औरत। जबान से अपनी काली लंबी दुम को वो चाट रहा था। हसन की समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इससे पहले इस तरह का कोई वाकया उसके जहन में नहीं था। कुछ ही दूर वो उल्टी लटकी औरत और वो छोटी बच्ची एक दूसरे की सिम नफरत से देख रहे थे। आसमान से उतरते गोले उस औरत के बिल्कुल ऊपर गर्दिश कर रहे थे, लेकिन उस बच्ची पर असर नहीं हो रहा था। मुतासिर हो रहा था तो सिर्फ हसन हो रहा था। हसन ने मारे दहशत की आंखें बंद कर ली थी, लेकिन उसका रुआ रुआ कांप रहा था, थर थरा रहा था। अचानक सीटी की तेज आवाज ने हसन को अपने हाथ कानों पर रखने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखें खुल चुकी थीं। गुस्से की शिद्दत से उस मकरू औरत का चेहरा काफी खौफनाक लग रहा था, लेकिन उस सूरत हाल में उस बच्ची पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो मुतमईन सुकून सी अपनी एक टांग पर खड़ी आंखें हिलाकर देख रही थी। रफ्ता रफ्ता हसन के दिल की धड़कन मामूल पर आ गई। उसने अपने घर, अपने गांव की सिम पांव बढ़ाना शुरू कर दिए, लेकिन जैसे ही पहला कदम आगे बढ़ा, काला बिल्ला उछलकर उसके सामने आ गया। हसन बेसाख्ता 2 कदम पीछे को हटा और अनजान खड्डे में पांव जाने की बदौलत लड़खड़ाकर गिर गया। बिल्ले ने गुर्राते हुए हसन पर छलांग लगा दी। हसन बेहोश हो चुका था। सुबह उसकी आंख खुली। मैं इतने अंदर कैसे आ गया? और वो मुसलसल ऊपर जा रहा था रेंगते हुए। यानी उसने जान बचाने के लिए रात में बहुत कोशिश की थी और वहीं बेहोश हो गया था। हर तरफ सुबह का हसीन नजारा था, लेकिन कब्रिस्तान की वीरानी अपनी जगह वैसे ही कायम थी। गड्ढे से बाहर रेंगते हुए बाहर निकलते हुए हसन ने एहतियातन दूर दूर तक हर मुमकिन हद तक निगाहें दौड़ाई, लेकिन कोई भी गैर अनजान हरकत न पाकर उसे खुद पर ही शक हुआ। मैंने कोई ख्वाब देखा होगा। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि रात में ऐसा भयानक मंजर और अभी कुछ नहीं। अभी उसने आगे कदम बढ़ाए ही थे कि सामने काले बिल्ले का अधजला जिस्म हसन के कदम रोक चुका था। वो घूर कर उस बिल्ले को देख रहा था। इसका मतलब रात में जो कुछ हुआ वो मेरा वहम नहीं था, तो मैं जिंदा कैसे बच गया? एक झुरझुरी उसने ली और आगे बढ़ गया। अभी वो बदहवास होकर आगे बढ़ ही रहा था कि कदमों की आवाज सुनी उसने। चौंक कर देखा तो वहां पर एक बूढ़े चाचा थे। तुम ठीक हो पुत्र? मैं तो ठीक हूँ चाचा, लेकिन रात में बहुत कुछ अनहोनी हुई मेरे साथ। अभी वो मजीद बता ही रहा था कि उन्होंने बात काट दी। बस बस, बाकी बातें बाद में, अभी निकलो यहाँ से। उन्होंने उसे अपने हाथों से पकड़ा और आगे बढ़ गए। हसन को वो अपने कमरे में ला चुके थे। उसको चाय वगैरह पिलाई, उसका हुलिया दुरुस्त करवाया।
हसन उनसे बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वो टालते जा रहे थे। बेटा, अभी मुनासिब वक्त नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें रात में जरूर बताऊंगा कि हुआ क्या था तुम्हारे साथ। हसन ने कहा, फिर तो मुझे आपके पास एक दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं अपने गांव की तरफ निकलूंगा। उन्होंने कहा कि तुम अपने गांव की तरफ बढ़ जाओ, मैं वहां पर वैसे ही जाता रहता हूं, तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। हसन वहां से निकल चुका था और फिर बूढ़े चाचा उसके पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, बरसों पहले इस कब्रिस्तान में एक हादसा हुआ था और बहुत सारे लोग मर गए थे, और उनकी मौत की वजह वो बरगद का पेड़ था और उस पर लटकने वाली वो खबीस शैतान जिन औरत थी। वो जिन्नात थे? हाँ, वो जिन्नात थे, लेकिन खबीस जिन्नात थे। उन्होंने हर एक का जीना दूभर कर दिया है रात में, इसीलिए उस रास्ते से कोई नहीं आता है। बस तुम किसी तरह बच गए, शायद तुम्हारी जिंदगी थी, वरना अगर कोई उस रास्ते से आ जाए तो बच नहीं सकता है। तो फिर वो बच्ची कौन थी? वो बच्ची वही थी जिसको उस औरत ने मारा था। तुमने देखे थे, वो आग के गोले फेंक रही थी। चचा, लेकिन आपको ये सब कैसे पता है? क्योंकि मेरे बेटे के साथ भी यही हादसा हुआ था। मैं बस वहां मौजूद नहीं था, लेकिन जब उसकी जली हुई लाश देखी तो समझ गया उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हुई है। वो लड़की तुम्हें बचा रही थी, और अगर मेरा बेटा उस लड़की की बात मान लेता तो वो भी बच जाता। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम गड्ढे में गिर गए, वरना वो औरत तुम्हें भी जला देती। चलो अब आराम करो, कल मैं मिलता हूँ। लेकिन चाचा, जाते जाते ये तो बताएं, ये कब्रिस्तान कितना पुराना है? ये कब्रिस्तान तकरीबन 600 साल पुराना है, और वो बरगद का दरख्त वो भी उतना ही पुराना है। उसकी जड़ें देखकर अंदाजा लगा लिया होगा तुमने। वो खबीस शैतान औरत उसी बरगद के पेड़ पर रहती है। अब उस रास्ते से मत जाना, बस इतनी मेरी बात तुम सुन लो। अच्छा, मैं अब चलता हूँ, फिर कभी मिलेंगे। मैंने तुम्हें बता दी है बात, ये खबर किसी को मत देना, कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। वो वहां से अलविदा कहकर जा रहा था। हसन को फिर से कोई बात याद आई। चाचा चाचा वो कह रहा था, लेकिन चाचा होते तो उसको नजर आते। अरे, ये चाचा कहाँ चले गए? कौन सा चाचा भैया? क्या हुआ तुमको? उसका भाई दौड़ता हुआ आया। जब से आए हो न जाने किससे बातें किए जा रहे हो। हसन ने चीख कर अपने भाई को घूरा। मैं इतनी देर से कब्रिस्तान वाले चाचा से बात कर रहा था, तुम्हें वो नजर नहीं आ रहे थे? क्यों मजाक कर रहे हो भैया? उनका तो कल इंतकाल हो चुका है, तुम कैसे उनसे बातें कर सकते हो? हसन की रीढ़ की हड्डी तक सनसनाहट दौड़ गई। क्या? वो आज सुबह तो मुझे मिले थे। अरे, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। उन्होंने मुझे कब्रिस्तान के बरगद के पेड़ की पूरी कहानी सुनाई है। वहां पर एक जिन औरत रहती है जो सबको मारती है। भैया, यकीन करो, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। तुम पता नहीं किससे बातें किए जा रहे थे। अरे, सच कह रहा हूँ। अच्छा, ये बताओ, तुम कब्रिस्तान के रास्ते से होकर आए थे? हाँ, कल रात बहुत भयानक मंजर देखा था वहां। मैंने उसी औरत को देखा था, वो मुझे मारना चाहती थी। वहां एक टांग कटी हुई बच्ची भी थी। भैया, वहां से तुमको नहीं आना चाहिए था। वहां कोई भी जिंदा नहीं बचता है। हम भी डर डर कर जिंदगी गुजार रहे हैं। चलो अब तुम आराम करो। मैं कैसे आराम कर सकता हूँ? मुझे तो वो मंजर भूले से भूले ही नहीं जा रहा। और फिर चाचा का अचानक गायब होना, वो कहाँ गया? हसन चीखने लगा। चीखते चीखते अचानक वो बेहोश हो गया।
بے ہوش ہو کر گرا کیا تھا، وہ مر چکا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن رک چکی تھی، وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے سب دوستوں کو خبر دے دی گئی۔ 25 سالہ شکیل، جو اپنے عزیز اور بچپن کے دوست حسن کے ناگہانی انتقال کے وقت گاؤں میں موجود نہیں تھا، وہ ایک ماہ بعد گاؤں آتے ہی اپنے دوست حسن کی قبر پر پھول چڑھانے قبرستان کے سفر پر گامزن تھا۔ اسے منع کیا گیا، مغرب کے بعد سنسان راستے کو اختیار نہیں کرنا، صبح ہونے دو۔ یہ غلطی حسن بھی کر چکا تھا اور پھر ذہنی توازن اس کا کھو گیا۔ وہ اسی صدمے سے مرا ہے۔ وہ عورت نہیں چھوڑے گی، لیکن شکیل نے کسی کی نہیں سنی۔ وہ اپنے بچپن کے سنگی ساتھی کی موت کا یقین ہی نہیں کر رہا تھا۔ شاید اس کی قبر دیکھ کر ہی اس کو صبر آتا۔ پرانی یادوں کو دہراتے، اپنے دوست کو یاد کرتے شکیل کو بالکل علم نہیں ہوا کب اس کے عین پیچھے جو برگد کا درخت ہے، اس پر آہستہ سے ایک عورت کا سایہ نمودار ہوا اور وہ الٹی لٹکی پیڑ پر اسے دیکھ رہی۔